चैप्टर पॉलिनोमियल, क्लास 9th का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका कंसेप्ट अपन बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 7th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में, क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था, और फिर क्लास 9th में इसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर्स पढ़ने के पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, और हम जो बात कर रहे हैं कि ये चैप्टर हम 7th 8th में पढ़ चुके हैं, तो कैसे पढ़ चुके हैं ये चैप्टर्स, उसके बारे में हम बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसके जानने के पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना है। तो जब मैं एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, होप सो सबको याद आ गया होगा कि क्लास 8th में अपन इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, 7x + 3। मैंने एक सिंपल से एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सिर्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिकल वैल्यूएबल स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका वैल्यू हो, मतलब जो प्रॉपर हो। जैसे इंग्लिश में स्टेटमेंट होता है, आप भी जानते हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय, एक स्टेटमेंट हुआ, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कब कहते हो आप इसको, जब सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस में हो। अगर मैंने इसको ऐसे एंड में रख दिया, ए को उसके एंड में रख दिया, तो क्या आप बोलोगे ये स्टेटमेंट है, मतलब राम गुड बॉय इज आ, ऐसा कोई स्टेटमेंट हो सकता है? नहीं। वैसी चीज़ होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन मतलब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो प्रॉपर वैल्यूएबल हो। ठीक है, मतलब हम अगर इसके बारे में भी बात करें, तो इसमें आप देखो कि सबसे पहला चीज़ है कि ये दो टर्म्स दिख रहे हैं आपको, इसके बीच में प्रॉपर आपका कौन सा सिंबल है, कौन सा सिंबल है, ऑपरेटर के सिंबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस दिया रहे, ठीक है, जहाँ पे आपको एक्सप्रेशन प्रॉपर ना हो, तो आप ध्यान से समझना, उस चीज़ का आप सॉल्व या कुछ भी ऑपरेशन उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं एक्सप्रेशन से आगे बढ़ता हूँ। तो एक्सप्रेशन के बाद आता हूँ मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका कि जिसमें वेरिएबल यूज हो। अलजेब्रिक की बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें वेरिएबल आएगा। तो वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा टर्म या ऐसा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं जिसका कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, तो x, ये x इस जगह में आपका हो गया वेरिएबल। अब ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल का यूज़ हुआ है। तो जब किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की यूज़ हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है आपका, उसमें जो वेरिएबल होता है, अगर उसका पावर, ध्यान से सुनिएगा, power of the variable in an algebraic expression, power of the variable in an algebraic expression, if it is your integer, if it is your integer, and not only integer, it should be positive integer, it should be positive integer, then the expression will called as your polynomial, the expression will called as your polynomial. तो मैंने जो वर्ड मैंने आपको बताया, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, an algebraic expression with positive integer power in its variables। ठीक है, मतलब वेरिएबल के पावर में पॉजिटिव इंटीजर अगर हुआ किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, देन इट इज कॉल्ड एज योर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब उसको कंसेप्ट जो समझे अपन, उसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करता हूं x के पावर में हाफ प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? पावर क्या है, इंटीजर है क्या? नहीं, ये क्या है आपका फ्रैक्शन है। अच्छा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या? हाँ, ये बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ एक कंडीशन ऐड किया था कि एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल रहेगा, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। बात बैठा? तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए,
पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैं नॉन नेगेटिव की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पावर 0 भी हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया पॉलिनोमियल का मेन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक, देन इट इज कॉल्ड एज योर पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर पॉलिनोमियल्स कैसे पहचाना जाए, पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानें, तो आप सबसे पहले ये समझना कि पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड क्या समझा मैंने, कि पावर जो होगा वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले। जैसे x + 1, x के पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है आपका 1, तो मतलब ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। मैंने आपको दिया √x + 1, तो √x का मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, रूट मतलब हाफ होता है, +1, तो ये इंटीजर नहीं हुआ, फ्रैक्शन हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन पॉलिनोमियल होगा, कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए, ठीक है, चलिए, अब मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिया, इसमें हमने सिर्फ एक कंसेप्ट को बार बार याद करेंगे कि वेरिएबल के पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। वेरिएबल के पावर है नॉन नेगेटिव। तो सबसे पहले आप यहाँ जाओ, तो आप ये बताओ इसमें वेरिएबल कौन है, ऑब्वियसली x, इसके पावर क्या होगा, रूट है, रूट मतलब पावर हो गया 1/2। क्लियर? तो फिर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो फर्स्ट ये टर्म आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड टर्म की बात करें, इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हम वेरिएबल को ध्यान में रखेंगे, हम गलती से भी ये नहीं सोचेंगे कि रूट है, रूट नंबर पे है, वेरिएबल x है, इसके पावर क्या है, 1 है। ठीक है ना, हमको सिर्फ वेरिएबल और पावर ऑफ वेरिएबल से मतलब है, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट केस में देखो, अगेन हम वापस आते हैं, इस केस में देखो आप x के ऊपर भी रूट है, रूट जो आपका है वो x के ऊपर भी है, तो मतलब नो डाउट ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या ये रूट सॉल्व हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो रूट सॉल्व हो सकता था तो फिर हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करके समझाऊंगा। मैंने आपको ये नंबर दिया और मैंने आपसे पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये नंबर पॉलिनोमियल है, तो आप लॉजिक में लगाओगे कि सर पावर ऑफ वेरिएबल, तो अभी हमको इसका पावर पता है क्या, 2 पावर है इसमें एक्चुअली, ये 4 है और ये रूट लगे हैं, मतलब पावर में अभी भी क्या है, हाफ है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लें कि x4 एंड इट्स रेज टू द पावर हाफ, इट विल बी x²। क्लियर? तो पावर क्या हो गया आपका, x², तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये आपका पॉलिनोमियल है। तो मतलब अब सबसे पहले
नंबर को क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इस जगह में कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। कभी अगर ऐसे केसेस आए तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस 1 अपन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो x की पावर क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केसेस में डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/x टर्म को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये x के पावर में 1 है, और ये जब आपका न्यूमरेटर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। नेगेटिव इंटीजर हो गया मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं एक और समझ लेता हूँ कि अगर मैंने आपको कभी ऐसा भी दे दिया कि x² प्लस 1/x², तो इसका मतलब क्या हुआ, x² प्लस x की पावर -2, नेगेटिव आ गया। दैट्स मीन्स इट्स ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब x³ है, x³ में पावर क्या है बेटा, 3 है, मतलब ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट x³ प्लस दिस, अब ये थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप इस बात को समझो, हमने सबसे पहले सॉल्व करने की बात किया, इस जगह में सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, है। हम एक बात समझें, ये x³ प्लस x पावर 3/2 एंड रूट x मतलब x½ in division power will be subtracted. In first chapter we have learned it. Now it will be x³ 3 minus 1 2 2/2, that is your 1। ठीक है। अब आप देख के बताइए पावर क्या आया, 1, तो 1 आया मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। डन, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो अभी तक जितने भी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया तो उसमें हमने एक बात का ध्यान रखा, दिस इज द रूल। अब हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है तो ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये 7 0 ये जैसे 7 है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हम सबसे पहले इस रूल पे चले जाएंगे कि इसमें वेरिएबल अगर हो तो उसकी पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। देखिए हमने पॉलिनोमियल में ये नहीं बोला कि वेरिएबल होना कंपलसरी है, हमने बोला वेरिएबल अगर हो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, तो वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा इस जगह में फिर क्या है, आप देखिए 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 × x⁻⁴, बोलिए लिख सकता हूँ, तो x⁻⁴ दैट मीन्स 1 एंड 7 × 1 दैट विल 7, तो वेरिएबल है हमारा, हिडन है, और उसके पावर क्या है 0, वो नॉन नेगेटिव हुआ, 0 जो है नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो मतलब 7 जो है ये आपका पॉलिनोमियल होगा, 7 आपका पॉलिनोमियल है ना, 7 आपका पॉलिनोमियल है। इसको हम क्या कहते हैं ये हम आगे बताते हैं। 0 एज इट इज नंबर, जैसा हमने ऑब्जर्व किया कि नंबर जो है आपका वो पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में मैंने एक्सप्रेशन के साथ समझा। अब ये 7 और 0 के बारे में हम थोड़ा अलग से बात करते हैं। 7 0 ये सब क्या होते हैं, 7 उसको जान सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल जानते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। क्लियर, तो कांस्टेंट अगर रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, सारे के सारे नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर जो होता है वो आपका
कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। मतलब इस जगह में हम 7 के बारे में बात करें तो 7 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 13 के बारे में मैं बात करूं, 13 भी आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर, 13 जो है आपका ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप इसके साथ किसी भी तरीके से लिख सकते हो इसको। 13 जो है इसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। दो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसको इस तरीके से लिखो कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 13। तो देखिए आपका वेरिएबल मैं लेके आया ना, लेकिन उसका कोएफिशिएंट मैंने क्या रख दिया, 0, और कांस्टेंट क्या है आपका 13। तो ये भी आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डेफिनेशन अगर मैं थोड़ा सा दो तरीके से समझाऊं तो कोई भी नंबर, कांस्टेंट नंबर दैट इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट रहेगा, वेरिएबल टर्म्स जो रहेगा उसका कोएफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, 0 0 हो जाएगा कोएफिशिएंट, तब वो पॉलिनोमियल जो है वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर, तो हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ लिया। अब हम 0 के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलरली 0 के बारे में। देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल होता है आपका कि अगर आपने जीरो जो नंबर की बात कर रहे हैं इसको हम अलग से क्यों रेक्टिफाई कर रहे हैं। देखिए जीरो इज ओनली योर जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड एज योर जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, अब जीरो पॉलिनोमियल अलग से क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको अलग से हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो हम आपको समझाएंगे। उसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट और जान लेंगे पॉलिनोमियल के बारे में कि इसका डिग्री क्या होता है। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है देखिए डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, उस पॉलिनोमियल में आपने जो वेरिएबल देखा, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, सारे वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज योर डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर को देखना है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं डिग्री को। सपोज मैंने आपको दिया नंबर एक x³ + 1, ठीक, वेरिएबल कौन है, x, उसके हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री हो जाएगा आपका 3। मैंने आपको दिया x³ + x² + 1, दो वेरिएबल है बट हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री आपका क्या हो जाएगा 3। क्लियर, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि मैंने आपको दिया सपोज सिंगल टर्म्स x², तो इसका डिग्री क्या होगा, वेरिएबल एक ही है, पावर कितना है 2, तो इसका भी डिग्री हो जाएगा 2। मैंने दिया आपको x + 2⁻⁴ 100, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे 100। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ये है, इसका पावर क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, दैट डिग्री इज योर 1। क्लियर, तो पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब उसका हाईएस्ट पावर। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि x + 4 × x + 2 = x + 3 × x। ठीक, आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिग्री क्या होगा। आप इसमें डिग्री फाइंड तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके ना हो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सारे वेरिएबल्स को कलेक्ट ना कर लो, क्यूमुलेट ना कर लो। तो मैं इसको पहले प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है। आप इस टर्म को इस साइड लेके आइए, तो x² एंड ये दिस x²,
will subtract each other. Now 6x and 3x. 6x minus 3x, that is your 3x plus 6 is equals to 0. So now our expression is 3x plus 6. Clear? तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो x की पावर क्या है? 1. तो इन दैट केसेस डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1. ठीक है, आया समझ में? तो डिग्री क्या आ गया आपका? 1 आ गया. अब इसके आगे हम समझते हैं कि अगर इक्वेशन को हमको कभी सिर्फ इस फॉर्म में दिया हो, मतलब हमको एक्सप्रेशन नहीं, इक्वेशन नहीं दिया, हमको सिर्फ एक्सप्रेशन दिया हुआ है. लाइक एन एग्जाम्पल, हमको दिया हुआ है x प्लस 1 x प्लस 2, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसका डिग्री क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? इंटू एक्स ठीक है, पहले आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया. अब आप देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 3. हाईएस्ट पावर 3 है, तो वेरिएबल पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा आपका? 3. देयरफॉर डिग्री इज इक्वल्स टू 3. क्लियर है? अब हम बात करेंगे, अभी तक तो हमने सर सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड कर लिया. अब अगर मान के चलिए मैं आपसे पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री, क्योंकि इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम जीरो कोएफिशिएंट रख के कितने भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो फिर इसका डिग्री क्या होगा? आप एकदम सीधे से याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री होता है 1. कैसे? 13 को आप इस तरीके से लिखो, सॉरी 0. डिग्री जो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, दैट इज योर 0. कैसे? आप 13 को इस तरीके से लिख सकते हो, 13 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, मतलब कोई भी एक वेरिएबल उसके रेज टू द पावर में 0 है. ठीक है, तो डिग्री क्या होगी वेरिएबल का? 0, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो सकता है? 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 0. हमेशा याद रखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल नंबर चाहे कुछ भी हो, उसका डिग्री हमेशा 0. अब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में. जीरो पॉलिनोमियल में एक चीज ऑब्जर्व करो आप, जीरो पॉलिनोमियल जीरो को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 10 भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 भी लिख सकता हूँ. क्योंकि सारे टर्म्स में जब मैं 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा. तो फिर डिग्री क्या है? एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है. हम भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, और एक्चुअली कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0 का कोई डिग्री ही नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. तो आंसर क्या होगा इसका कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री आपसे पूछा जाए तो दैट इज योर नॉट डिफाइंड, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते इसको. तो आंसर हो जाएगा कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, दैट इज योर नॉट डिफाइंड. क्लियर? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिग्री समझ गए अपन, पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के भी अपन समझ लिए. अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स होता है. पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स होते हैं? तो टाइप्स जानने के लिए आपको कितने बेस, किस चीज के ऊपर बेस करके हम लोग टाइप निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं. देखिए, ठीक है, पॉलिनोमियल के पहले हम आपको समझाते हैं कि टर्म्स के ऊपर बेस करके, हम उसको टर्म्स के ऊपर बेस करके. अच्छा, टर्म्स क्या होता है? टर्म्स हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, सबको आता है. तो सबको पता है कि ये होता है टर्म्स, ये होता है टर्म्स, ये होता है टर्म्स. अच्छा, ये 3 और 2 क्या होता है? ये आपका कोएफिशिएंट कहलाता है, ये आपका
कोएफिशिएंट कहलाता है। अच्छा, एक्स क्यूब के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है, याद आया, कुछ 8th में पढ़ा था अपन ने, दैट इज योर 1, है ना। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। इसका डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे समझना, अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म्स हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 हुआ, तो हम उसको कहते हैं मोनोमियल, हम उसको कहते हैं मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 2 होता है तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 3 होता है तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी ट्राइनोमियल, ये आपका ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 4 होता है। बेसिकली आप लोगों को 3 टर्म्स तक ही याद रखना होता है और 4th के आगे आप लोग जनरल नेम उसका पॉलिनोमियल बोलना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे नेम तो सभी मतलब सारे टर्म्स तक के होते हैं, तो आप 4th तक, बस मैं एक्स्ट्रा में 4th टर्म्स आपको बता देता हूँ, उसको भी आप याद रखना, ठीक है। 4th टर्म्स के लिए हम उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, 4th टर्म्स के लिए हम उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो 4th टर्म्स में हम क्वाड्रिनोमियल, उसके आगे हम उसको पॉलिनोमियल नाम से ही जानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे आप दे सकते हैं, 5th में भी होता है, 6th में भी होता है। तो अब हम बेस करेंगे डिग्री के ऊपर। अभी हमने पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया, डिग्री के बेसिस में अब करते हैं। डिग्री अगर 1 हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 हुआ इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 हुआ तो हम इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 4 हुआ हम इसको 2 तरीके से कह सकते हैं कि बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक मतलब 2 क्वाड मतलब 4 हो गया, बाइक्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, और इसको अपन क्वाड्रिक, इसको हम क्वाड्रिक भी बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। फिर ऐसे आगे होता है, मतलब 5th डिग्री भी होता है, 6th डिग्री भी होता है, और 7th में भी होता है। तो 6th 7th जो होता है वो नहीं पूछा जाता, आपसे क्यूबिक तक ही आपसे बेसिकली पूछा, फिर भी आप नॉलेज के लिए जान के रखो कि 5th जो होता है आपको क्विंटिक बोला जाता है, क्विंटिक पॉलिनोमियल। 6th में जो होता है इसको 2 तरीके से बोलते हैं, सेक्सटिक भी बोलते हैं और कभी बहुत कॉमन हेक्सटिक भी बोलते हैं, ठीक है। हेक्सटिक भी बोलते हैं, हेक्सिक, हेक्सटिक नहीं हेक्सिक बोल सकते हैं, ठीक है। 7th में जो होता है आपका, 7th को अपन क्या बोलते हैं, हेप्टा, है ना, तो हेप्टिक बोलते हैं इसको। फिलहाल तो आपके नॉलेज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्विंटिक, सेक्सटिक एंड हेप्टिक, या हेक्सिक, हेप्टिक, इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। सेप्टिक भी बोला जाता है, 7th को सेप्टिक भी बोला जाता है, इसको सेप्टिक भी बोला जाता है। अब डिग्री के बेसिस में पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिवाइड किया जा सकते हैं। और एक टाइप मैं बता सकता हूँ, और एक चीज़ के ऊपर बेस करके हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज योर बेस्ड ऑन वेरिएबल, दैट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल। बेस्ड ऑन वेरिएबल, एक्चुअली कंसेप्ट में इसमें अलग से नेमिंग तो कुछ नहीं होता, लेकिन वेरिएबल में जब किसी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हो, जैसे ये पॉलिनोमियल, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दैट इज योर एक्स, तो अपन उसको ऐसे पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन, सपोज उसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री क्या है, 3 है, तो हम इसको बोलेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। अगर इसमें 2 वेरिएबल होता है तो हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। क्लियर? तो हम सिर्फ वेरिएबल का नंबर रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि हाँ इस इतने वेरिएबल है उसमें। तो वेरिएबल के बेसिस पे भी होता है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इस तरीके से भी। तो पॉलिनोमियल को बेसिकली इन दोनों चीज़ के ऊपर एंड इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है
इसमें एक छोटी सी चीज़ मुझे समझाना है। अच्छा, अगर कभी वेरिएबल जो है, आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि मैं डिग्री की बात करते टाइम हमने सिर्फ वेरिएबल 1 यूज़ किया, और बेसिकली आप ये चीज़ बुक में भी यही पढ़ना सीखेंगे कि आप वेरिएबल की डिग्री देखना है तो हाईएस्ट पावर देखना है। लेकिन अगर कभी सोचो कि आपको जो इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें वेरिएबल जो है 2 है, तो क्या करेंगे? उसका डिग्री फिर कैसे निकालेंगे हम? उसको देखो ध्यान से। 2 वेरिएबल अगर हुआ, सपोज आपको मैंने एक पॉलिनोमियल ऐसा दिया, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ जानना चाहिए हमको कि वेरिएबल सपोज मैंने आपको इस तरीके से दे दिया, ठीक है? तो लॉजिक वही है, हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल का, चाहे कितने भी वेरिएबल हो। y की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, इधर हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस टर्म का आप नहीं जानते हो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर कंबाइंड टर्म्स होता है वेरिएबल का तो उसमें पावर को ऐड किया जाता है। मतलब इसके पावर में 1 है और इसके भी पावर 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो इस टर्म का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री फाइंड करते टाइम हम लोग इसका डिग्री पावर को 2 समझेंगे। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 3। मैं एक और लास्ट एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ के ऊपर। क्लियर? इसका डिग्री क्या होगा? आप देखेंगे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है। अच्छा, इसका डिग्री क्या होगा? 2 और y के पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो हाईएस्ट पावर 3 हुआ, तो डिग्री हो गया इसका 3। तो ये कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये लेकिन आपको याद रखना है और ये नॉलेज के लिए बहुत काफ़ी है। तो अभी हमने समझा कि कंबाइंड टर्म्स में अगर डिग्री रहे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अब तो हमने डिग्री के कंसेप्ट समझ लिया, अब अगर मैंने कुछ पॉलिनोमियल सबको दिया और फिर मैंने बोला क्लासीफाई करो इन सारी चीज़ के बेसिस पे, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको दिया x², फिर x, फिर x³, फिर x² + 1, फिर x² + x + 1, ठीक है? चलिए, मैं आपसे सारी चीज़ पूछूंगी कि इसमें पहला चीज़ है कि ये आप इनमें से बताइए टर्म्स के बेसिस पे आप इसको क्या कहेंगे? दैट इज़ योर मोनोमियल, सिंगल टर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोनोमियल। ये आपका हो गया मोनोमियल। क्लियर? अब अगर मैं इसको डिग्री के बेसिस पे पूछता हूँ, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री के बेसिस पे हुआ तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक मोनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक ही टर्म्स है, तो ये भी क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। ये भी आपका मोनोमियल हो गया। अब इसका पावर क्या है? 1 है, x की पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, दैट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर नाम लग रहा है ना, थोड़ा बहुत हमने कहीं पढ़ा है, क्लास 7th में पढ़ा है, क्लास 8th में पढ़ा है हमने। एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल करके एक चैप्टर सॉल्व किया है, याद आया? तो वो चीज़ क्या है? यही चीज़ है लीनियर, मतलब उसमें x का पावर हमेशा 1 रहता था, ठीक है? और इन 1 वेरिएबल मतलब उसमें वेरिएबल हमेशा एक रहता था। तो अब इसमें नो डाउट समझ में आ गया कि एक ही टर्म्स है, तो ये मोनोमियल हो गया। और डिग्री क्या है? 3, तो 3 हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट x² + 1, तो x² + 1 में कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है, तो क्या हो गया? बायनोमियल। ये क्या हो गया? बायनोमियल। इसका हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 2, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब नेक्स्ट में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स मतलब क्यूबिक हो गया, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। सॉरी, मैं टर्म्स के बारे में बात कर रहा था, टर्म्स हो गया 3 है, तो इसका ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। ठीक है?
नेक्स्ट उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब नेक्स्ट में कितने टर्म्स हैं, 4। 4 मतलब क्वाड्रिनोमियल। अच्छा, अगर मैंने आपको फोर्थ की जगह फिफ्थ दे दिया तो आप सीधे डायरेक्टली लिखेंगे पॉलिनोमियल है, बस इतना ही है। 4 टर्म है तो ये हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। अब उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, क्यूबिक। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ + 1, ठीक है। x³ + 1 2 टर्म्स है तो 2 टर्म्स हुआ तो बायनोमियल, और हाईएस्ट पावर 3 है मतलब क्यूबिक, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड साथ में ये हो गया आपका बायनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट 36। अब इसमें तो बात बन जाता है कि ना तो इसका हाईएस्ट पावर है, तो इसका डिग्री तो हमें को पता है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0, और कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म्स है, मतलब ये क्या हो गया, मोनोमियल। तो ये हो गया आपका मोनोमियल, और इसका डिग्री हमको मालूम है, दैट इज योर 0। 100 है, t⁻100 है, कितने टर्म्स है उसमें, सिंगल टर्म, तो मतलब ये हो गया मोनोमियल। ये भी हो गया आपका मोनोमियल, और इसका डिग्री हो गया 100। क्लियर। तो हमने अभी देखा कि टर्म्स के एंड डिग्री के बेसिस पे एंड वेरिएबल के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जितने भी पॉलिनोमियल अभी मैंने आपको दिया है ये सब 1 वेरिएबल में है, कभी 2 वेरिएबल भी आ सकता है। 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल की कंसेप्ट आप आगे चल के सीखोगे। फिलहाल आप पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल का कंसेप्ट से ज़्यादा सीखेंगे। तो ये हो गया पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग इस पॉलिनोमियल्स की जो टर्म्स और डिग्री दिया हो, इसके बेसिस पे अगर हमको कभी क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो हम देखते हैं। सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स, या मैंने और अच्छे से आपको समझाया कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल with degree 100. Give me an example of binomial with degree 100. ध्यान से समझना, मैंने बायनोमियल की बात किया तो 2 टर्म्स होंगे। सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया x और प्लस में ले लिया सपोज कोई कांस्टेंट 7। अब मैंने आपसे बात किया है डिग्री मुझे चाहिए 100, तो वेरिएबल का पावर क्या होगा, 100। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि गिव एन एग्जांपल give an example of trinomial of degree 35। मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ जिसमें ट्राइनोमियल होगा, डिग्री क्या होगा, 35। तो आप बात को समझे, आप एक एक्सप्रेशन लिखेंगे इस तरीके से, x + 1, ठीक है, मैंने लिखा। अभी एक मिनट ध्यान से सुनिए, डिग्री क्या है, 35 है, तो मैक्स टू मैक्स हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होगा वो आप 35 ले सकते हो, तो ये 35 ले लिया। तो जो रिमेनिंग x है ना, इसके पावर आप कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख दो, 10, 12, 13, 15, 16, 17 जो भी रखना है, बस वैल्यू 35 से कम होना चाहिए। तो 35 से कम है, मैंने एक वैल्यू ले लिया 27, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, और इसका पावर क्या हो गया, डिग्री क्या हो गया, 35। आप चाहो तो कांस्टेंट नहीं भी ले सकते हो, आप ये कर लो, एक और x लगाओ और इसके पावर में 5 ले लो, तो भी आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल ही हुआ, और डिग्री क्या हुआ, 35 हुआ। क्लियर। तो जब आपसे बोला जाएगा कोई भी एग्जाम्पल देने के लिए, तो आप हमेशा उसमें ध्यान किस बात पे देंगे कि कितने टर्म्स हैं और कितने डिग्री है उसका, मतलब डिग्री कितना है उसका। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पावर आपका सेट हो जाएगा, फिर आप बाकी के टर्म्स में अपने अकॉर्डिंग अपना कोई भी लोएस्ट पावर रख दो उसका। क्लियर है। तो ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसके आगे हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स का आगे यूज़ कैसे, मतलब जीरोज़ क्या है, रूट्स क्या है, और भी कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है।
तो जीरो रूट्स को जानने के पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्लास 8th में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए जल्दी से। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, याद आया सबको? तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व जब अपन ने किया था उसमें क्या आया था, x का कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू आया था, ठीक है। तो उस टाइम हमको नहीं बताया गया तो वो वैल्यू क्या स्टैंड करते हैं, तो वो जो वैल्यू आया था उसको हम लोग कहते हैं जीरो या रूट। मैं एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। 2x + 1 = x + 2 एक इक्वेशन ही है। दो एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल साइन से लिंक करते हैं या ऐड करते हैं या कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर इक्वेशन। तो a mathematical statement which hold two algebraic expression with equal sign is called as your equation। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। बेसिक स्टेप्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू 1 आया, इसी को हम लोग कहते हैं जीरोस या रूट्स। क्लियर, जीरोस और रूट्स। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर जीरो और रूट्स, ठीक है। तो जीरोस और रूट्स जो होता है आपका, ये इसको हम लोग एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन या वैल्यू ऑफ एक्स बोल सकते हैं। तो अच्छा, ये होता कैसे, देखिए एक बात समझना, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो जो फिक्स्ड वैल्यू आते हैं, अब जब इस इक्वेशन में आप इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए क्या आ सकता है, 2 × 1 + 1 ये आ जाएगा 3, और राइट हैंड साइड क्या आएगा, 2 + 1 दैट इज योर 3। तो मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो मतलब मैंने एक बात समझा कि जो रूट होता है या ज़ीरो होता है, जब हम एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो जब x की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। तो अब बात ये समझिए कि जीरोस और रूट्स क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है, हमारा x का वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं अगर बात करूं कि एक एक्सप्रेशन दिया मैंने इक्वेशन नहीं दिया, मैंने आपको इक्वेशन नहीं दिया, एक एक्सप्रेशन दिया और मैंने बोला उसका जीरोस फाइंड करें, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। जीरोस और रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले दो मेथड ध्यान रखना कि वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगा पॉलिनोमियल p of x = 0 इक्वेशन को, सेटिस्फाई p of x = 0। मैंने ये जो लिखा है ये पॉलिनोमियल लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि दैट मीन्स p इज अ पॉलिनोमियल दैट ऑफ वेरिएबल x। अब मैं एक कंसेप्ट समझाऊं, जैसे सपोज मैंने बोला 2x + 1, ये मैंने जो इक्वेशन लिया था, एक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, सपोज मैंने आपसे लिया 3x + 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन नहीं देखी, एक्सप्रेशन ही दिया कि 3x + 5 और मैंने आपसे पूछा कि इसका अब जीरोस बताओ, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे इसको, फिर आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे कि 3x = -5 एंड x = -5/3। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आपने क्या किया, इक्वल टू 0 किया और फिर आपने x का वैल्यू फाइंड किया। अब मैं इसको घुमा के पूछता हूँ, मैंने क्वेश्चन ये पूछा, इज -5/3 इज अ जीरो ऑफ 3x + 5। तो आप क्या करेंगे, अब जस्ट इस पर्टिकुलर वैल्यू को x के पॉइंट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्लियर। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, जो आंसर आएगा वो राइट साइड 0 की इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो फिर वो आपका जीरोस कहलाएगा। मतलब 3 × -5/3 + 5, 3 3 कैंसिल, -5 + 5 =
0, 0 आया ना, तो दैट मीन्स -5/3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, दैट दिस नंबर इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये नंबर 0 नहीं है। अब आंसर 0 आया तो मतलब ये इसका जीरोस हो गया। क्लियर? तो मतलब हम क्या समझे कि जीरोस रूट्स को शो करने के लिए वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए p ऑफ x 0। और फाइंड कैसे करना है, फाइंड का भी कंसेप्ट यही है कि फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइंड अगर करना हो 0, फाइंड जीरोस में कंसेप्ट क्या रहेगा आपका, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है आप उसको इक्वेट करेंगे 0 से और फिर x का जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ के ऊपर, कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, देखिए 3x + 7 = 13। ठीक है, अच्छा मैंने ये डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे दिया, ये नहीं देंगे हम एक्सप्रेशन नहीं। 3x + 7 इज दैट इज योर एक्सप्रेशन। अब इसको जीरोस फाइंड करना है, तो 3x + 7 = 0, पहला स्टेप। 3x = -7, x = -7/3। क्लियर? नेक्स्ट, तो आंसर क्या हुआ, -7/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट cx + d, आप सोचोगे कि इसमें तो नंबर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, x आपका आर्बिटरी वेरिएबल, c एंड d इज योर आर्बिटरी कांस्टेंट एंड x इज योर वेरिएबल। अच्छा, इस केस में कुछ लोगों के डाउट रहते हैं जिसके लिए बेसिक कंसेप्ट सबको नहीं पता होता है कि c और d को हमने तो कांस्टेंट मान लिया इसका, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, मतलब c का कोई फिक्स नंबर नहीं है, d कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, तो कैसे हम उसको कांस्टेंट कह देते हैं। एक्चुअली कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक होता है आपका लिटरल कांस्टेंट, दूसरा होता है आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट होता है, उसका कांस्टेंट जैसे ट्रीट होना पड़ता है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। मतलब c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, d का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट कहते हैं उसको, और x आपके इस प्लेस में वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को 0 से इक्वेट करेंगे, तो cx = -d, तो x = -d/c। क्लियर? x = -d/c। एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक से जीरोस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे कि x = 0, तो x = 0/a and that is your 0. In that case a is not equal to 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0। क्लियर? x की वैल्यू आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट, 2x + 5/7, we will take that is equals to 0. 2x + 5 is equals to 0, and from this x is equals to -5/2. तो 0 of this particular polynomial is -5/2। अब एक बात सोचेंगे कि सर ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि नंबर है आपके डिनोमिनेटर में, वेरिएबल नहीं है ये। वेरिएबल होता फिर तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। समझे अब मेरी बात को? तो ये आपका 0 हो गया, -5/2। एक और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लिया कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस बताओ।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखना है, तो आपने इसको इक्वल टू 0 लिखा। क्लियर। अब इंडिविजुअल जो फैक्टर है ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो ये जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं इसको हम 1 बाई 1 0 से इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे हम कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1, और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। अब आप बोलेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट समझाऊँ आपको। आप एक बात सोचिए कि नंबर दो नंबर है, आपने प्रोडक्ट किया 0 आया, ऐसा पॉसिबल कब होता है? अगर आपका a 0 हो तो 0 इंटू बी आपका 0 आएगा, या तो आपका ऐसा केसेस हो कि आपका a 0 नहीं है b 0 है तो a इंटू 0 0 आएगा, और एक केस हो सकता है कि दोनों नंबर 0 हो, 0 इंटू 0 हुआ तो भी आपका 0 होगा। क्लियर। इसीलिए हम इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करते हैं कि कोई भी 0 हो सकता है, या तो कोई भी 0 हो सकते हैं तो दोनों 0 हो सकता है। तो इस पॉलिनोमियल के आंसर क्या हो जाएंगे, जीरोस क्या हो जाएगा, -1 एंड -2 आर द zeros of given polynomial। क्लियर, आर द zeros of given polynomial। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देता, मतलब मैं आपको ना ऐसा नहीं देता, मैं आपको इसका प्रोडक्ट दे देता। मतलब मैंने आपसे पूछा कि x² + 3x + 1, अब इस पॉलिनोमियल का जीरोस बताओ। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो क्लास 8 में अपन ने सीखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये दो फैक्टर बन जाएगा, और फिर उसके आगे हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो हमने अभी सीखा कि जीरोस फाइंड कैसे करता है। अब मैं जीरोस फाइंड नहीं करूँगा, अब मैंने आपको एक जीरोस पहले से दे देना है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो जीरोस है, क्या वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो देखिए, अभी मैंने आपको इसी एक क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था, एक बार और उसको समझ लेते हैं। सपोज एक एक्सप्रेशन दिया मैंने, x² + 2√2x + 2, लिखेंगे कि क्वेश्चन है इस तरीके से है, इफ p of x is equals to this, then check -√2 is a zero of p of x or not। मतलब मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया और मैंने पूछा कि ये इसका जीरो होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाया कि जब वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन को इक्वल टू 0, मतलब आप वैल्यू रखने के बाद पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो अगर आपका 0 आ जाता है, रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो अगर 0 आ जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो देखिए, मैं p ऑफ x को देखता हूँ, क्या है ये, x² + 2√x + 2। अब -√2 यूज करेंगे उसके लिए, प्लस माइनस -2 √2 into √2, that is your 2 + 2। Now 2 + 2, that is your 4 - 4, आंसर इज your 0। तो क्या हुआ, आपका वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आ गया। तो दैट मीन्स कि -√2 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। अगर 0 नहीं आता तो फिर ये 0 नहीं होता। तो वी कैन से -√2 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। क्लियर। तो मैंने आपको दो चीज़ें समझा दिया। क्या क्या समझा दिया कि जीरोस आपको फाइंड करना हो तो क्या करना है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है,
और फिर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। और अगर आपको ज़ीरोस चेक करना हो कि ये पॉलिनोमियल है, इसके ये ज़ीरो हो सकता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे उस केस में? हम क्या करेंगे उस केस में? हम x की गिवन वैल्यू जो है उसको हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और फिर जिसके बाद आंसर जो भी आएगा वो अगर आपका ज़ीरो हुआ तो वो आपका ज़ीरोज़ होगा, और अगर ये ज़ीरो नहीं आया तो फिर वो आपका ज़ीरो नहीं होगा। डन? तो ज़ीरो का कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है दैट इज़ योर फाइंड अननोन। फाइंड अननोन इफ ज़ीरोज़ आर गिवन। मतलब अब मान के चलिए मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूंगा, ठीक है, और उसका ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए बोलूँगा। मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे और उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए बोलेंगे, लेकिन ज़ीरोज़ तो आपको पता है फाइंड कर लिया। अब मैंने आपको ज़ीरोज़ दे दिया और मैंने बोला उसमें एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू मुझे बताना है आपको। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। x minus 1/3 is the root of 27x। एक और अच्छा सा क्वेश्चन, -x+3। चलिए, ये इसका रूट है x minus 1/3, दैट इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और मैं हमने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको क्या करना है? a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है ना ये इसका रूट है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये, तो आपको आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो हम सबसे पहले इसको पुट करेंगे कि लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस -1/3 is a root of p of x, that is your 27, p of x that is your 27 upon minus x square minus x plus 3. तो p of -1/3 it will 0। समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया कि -1/3 इसका रूट गिवन है, तो दैट मीन्स हम पॉलिनोमियल में -1/3 पुट करेंगे तो आंसर हमको क्या आएगा? 0। तो हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू 27 इंटू -1/3 दैट क्यूब माइनस a इंटू -1/3 स्क्वायर -1/3 प्लस 3, ठीक है। तो देखिए that is equals to 0. Now 27 into -1, 3 cube 27 minus a 1 3 square 9 plus 1/3 plus 3 is equals to 0. Now cancelling this, -1 minus a upon 9 plus 10/3 is equals to 0, ठीक है। आगे कैरी करते हैं हम इसको। Now minus a upon 9 plus 10 minus 3/3 is equals to 0. Now minus a upon 9 plus 7/3 is equals to 0. Minus a by 9 is equals to minus 7/3. Now you can cancel minus minus and 3 9 cancel, you can write answer will be 21, ठीक। a is equals to 21. So finding unknown when zeros are given, किस तरीके से, मतलब आपको एक पॉलिनोमियल में एक अननोन वेरिएबल देंगे या कांस्टेंट देंगे जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है,
और x मतलब जो वेरिएबल है उसका आपका एक पर्टिकुलर जीरो गिवन रहेगा, ठीक है। तो ये आपने उसका आंसर फाइंड कर लिया, a इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो जीरो से रिलेटेड मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए। अब इसका एक कंक्लूजन मैं आपको समझाऊं, दैट इज योर डिग्री अगर आपका n होता है, डिग्री n हुआ ऑफ a polynomial p of x या anything of a polynomial, then number of zeros are b, number of zeros b n, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का अगर डिग्री n होता है तो उसका जीरोस कितने होंगे, n होगा, फिक्स्ड फाइनाइट होगा। मतलब अगर आपको मैं लीनियर की बात करूं, जब आप 8 में सॉल्व करते थे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होता था तो उसका जीरोस कितना आता था, 1 आता था, ठीक है। सो आपका n डिग्री जिसका n होगा उस पॉलिनोमियल का जीरोस भी आपका कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो जीरोस के सारे कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर्स के कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप ये जीरोस के कंसेप्ट को अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसी को यूज़ करके आगे के थ्योरम्स, आगे के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।